नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। कहा, इस बजट में नीतियों में निरंतरता के साथ ही विकसित भारत के विजन का भी दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में आयोजित नेक्स्ट कॉन्क्लेव में हुए शामिल। कहा, आज वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का विजन सच्चाई में बदला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना का किया निरीक्षण। कहा, 360 किलोमीटर का काम लगभग पूरा हुआ, बाकी का काम भी चल रहा है तेज गति से। उत्तराखंड में चमोली के बर्फीले तूफान में अब भी 6 मजदूर फंसे। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ में घायल बीआरओ श्रमिकों से की मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन की ली जानकारी। और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राज्यपाल समेत सेना और अर्ध सैनिक बल के शीर्ष अधिकारी इस बैठक में हुए शामिल। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों पर फोकस किया गया है। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को संपत्ति का अधिकार मिला है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से
छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विविध उद्योगों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने न्यूज़ X वर्ल्ड चैनल को भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख सकते हैं। कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। आज भारत के सुपरफूड, हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। और भारत के वर्क फोर्स से वर्ल्ड फोर्स बनने के बदलाव का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। उन्होंने बताया कि देश पहले जिन वस्तुओं का आयात करता था, अब वहीं उभरता हुआ निर्यात का केंद्र बन रहा है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने
हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते एक दशक के दौरान खत्म किए गए कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर बेफिजूल कानूनों के लागू होने पर चुटकी ली। उन्होंने इसे लेकर तब की मीडिया के रुख की भी आलोचना की। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान 12 आदमी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। मुझे उस समय की सरकार, उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है। एक खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते हैं लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। और अब बात दिल्ली की एक खास शाम की। दिल्ली की शाम कल जहान खुसरो के साथ बीती। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। संगीत और संस्कृति को समर्पित इस कार्यक्रम का एक वीडियो पीएम ने साझा किया है। जहान खुसरो का ये सिलसिला अपने 25 साल भी पूरे कर रहा है। इन 25 वर्षों में इस आयोजन का लोगों के जहन में जगह बना लेना, ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। जहान खुसरो के इस आयोजन में एक अलग खुशबू है। ये खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी की है। वो हिंदुस्तान जिसकी तुलना हजरत अमीर खुसरो ने जन्नत से की थी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है।
सूफी परंपरा ने न केवल इंसान की रूहानी दूरियों को खत्म किया बल्कि दुनियावी दूरियों को भी कम किया है। रूमी ने कहा था, शब्दों को ऊंचाई दे, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में पैदा होते हैं, तूफान में नहीं। खुदा से मैंने अरदास की कि मुझे मोदी को मोदी को मेरा दोस्त बनाकर भेज दिया। वाकई बेहद दिलचस्प शाम दिल्ली की। और अब अगली खबर, गुजरात की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा अपडेट साझा किया है। शनिवार को गुजरात पहुंचे रेल मंत्री ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के 360 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र खंड अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, जिसमें लगभग 2 किलोमीटर की समुद्र के नीचे सुरंग तैयार है। ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके वायाडक्ट के लेवल पे आ गया है और ट्रैक स्लैब पड़ रही है। स्टेशंस का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप एक इस स्टेशन पर हो, ये 3 लेवल पे स्टेशन है, तो ये प्लेटफॉर्म लेवल इसका हाईएस्ट लेवल आया। छत की डिज़ाइन में बीच में पूरा वेकेंट रखा जाता है, तो जब 350 की स्पीड पे गाड़ी चलती है तो प्रेशर को जब मैनेज करना है तो गाड़ी छत को पूरा कंप्लीट कवर नहीं करती। इतने गर्डर के जो केबल की ट्रे के सबके डिज़ाइन में अलग स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज़ होता है और इसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि जब गाड़ी 350 की स्पीड से चल रही है तो उसके आसपास का जो प्रेशर का एरिया आता है वो प्रेशर से कोई भी केबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन में काम कर रहे श्रमिक और वर्कर्स से मुलाकात की, साथ ही उनके साथ जमीन पर बैठे और सेल्फी भी ली। रेल मंत्री ने श्रमिकों के देश निर्माण में योगदान देने के लिए उन्हें बधाइयां दी। श्रमिकों ने रेल मंत्री से मिलकर वो भी काफी अभिभूत नजर आए और जोश में भारत माता की जय के नारे लगाए। और बात दुखद हादसे की। उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा में कल हुए भीषण हिमस्खलन में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। अब तक 49 मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 6 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है। आज सुबह से ही बचाव अभियान को और तेज कर दिया गया, जिसमें अब तक 10 और मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। चमोली में मौसम साफ होते ही राहत कार्यों में तेजी भी लाई गई है। भारतीय सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें बर्फ में दबे मजदूरों की तलाश में जुटी हुई हैं। बर्फ में दबे एक और घायल मजदूर को ज्योतिर्मठ लाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हिमस्खलन को देखते हुए एसडीआरएफ मुख्यालय जॉली ग्रांट से अलर्ट जारी किया गया है और हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीमों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने चमोली जिले में चल रहे बचाव अभियान का निरीक्षण करने के बाद आईटी पार्क स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माणा में हिमस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद सीएम धामी जोशी मठ पहुंचे और उन्होंने घायल बीआरओ श्रमिकों से मुलाकात की। हिमस्खलन में फंसे जिन बीआरओ कर्मियों को बचाया गया है, उनमें से 3 का जोशी मठ के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच उत्तराखंड के चमोली के डीएम ने बताया है कि हिमस्खलन बचाव अभियान में अभी तक 49 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया है और 27 लोगों का जोशीमठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह मॉर्निंग 7:38 में हमने स्टार्ट किया था, तो कल की संख्या में 16 का इजाफा हुआ है, 33 से 49 हो गया है और 27 लोगों को हम जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल भी ले आए हैं। सभी के वाइटल स्टेबल हैं, डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं। अभी कैजुअलिटी के लिए अभी कोई आंकड़े नहीं आए हैं, डॉक्टर्स ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। 2 क्रिटिकली इंजर्ड बता रहे हैं हम लोगों को। रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूस हमारा चल रहा है। यहाँ से चॉपर्स जा रहे हैं माना में, 12 मिनट का उनका राइड है और जो इंजर्ड हैं उनको लेके आ रहे हैं हम। 22 अभी भी वहाँ हैं माना हॉस्पिटल ITBP में, तो उनको भी शीघ्र हम लाने का प्रयास करेंगे। और उधर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने के कारण अभी भी बंद है तथा वर्तमान में मरम्मत कार्य जारी है। अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे निकासी कार्य पूरी होने तक राजमार्ग पर यात्रा करने से बचें। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी रोड जो कश्मीर को लेह से जोड़ती है, भद्रवाह, चंबा रोड, मोहल रोड और सिंथन रोड सहित कई अन्य प्रमुख सड़कें भी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण बंद हैं। रामबन के पीराह क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद पीराह कुम्फर सुरंग में यातायात की आवाजाही के लिए T1 सुरंग फिलहाल बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर यातायात बहाल करने के लिए जल्द ही काम शुरू हो। बहुत मुश्किल आ रही है लोगों को, रास्ता भी अलग हो गया। यहाँ से देख सकते हो आप, ये वाली जो रोड बनी है नई वाली, इसको भी खतरा है। ऊपर से देख सकते हो गांव को भी खतरा है। तो ये जो देखो घर बन रहे हैं साथ में पेड़ा वाले, इनको भी खतरा है। जल्दी से जल्दी इधर मशीनें लगाएं, यहाँ पे रोड साफ करवा दें जल्दी जल्दी, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है आने जाने में। खबर तेलंगाना से, जहां नागर कुरनूल में बचाव दल SLBC की आंशिक रूप से ढही सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने में अभी भी जुटे हुए हैं। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए सुरंग खोदने में इस्तेमाल होने वाली मशीन TBM से रास्ता बना रहे हैं। श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग की छत ढहने के बाद इंजीनियरों और मजदूरों के फंसने की इस घटना के 1 सप्ताह बाद भी बचाव कार्य जोरों पर है। नागर कुरनूल के पुलिस अधीक्षक वैभव गायकवाड़ ने बताया कि NDRF, सेना, सरकारी खनन कंपनी, सिंगरेनी कोलियरीज, रैट होल, खनिकों और अन्य एजेंसियों के कर्मियों की टीम लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता साफ करने के लिए TBM के हिस्सों को भी काटा जा रहा है। SLBC सुरंग परियोजना पर काम कर रहे 8 लोग 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद फंस गए थे। इनमें 8 में से 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और बाकी 4 झारखंड के मजदूर हैं। आज की एक और बड़ी खबर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही है। ये समीक्षा बैठक नॉर्थ ब्लॉक में हो रही है। गृह मंत्री के साथ बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बल के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि N बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उसके बाद मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर यह पहली बैठक हो रही है। खबर छत्तीसगढ़ से, सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अभी तक 2 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। हथियार भी बरामद हुए हैं। तलाशी अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि किस्टाराम क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर शुक्रवार को सुकमा जिला रिजर्व गार्ड DRG और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि दल आज जब क्षेत्र में था तब नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने खोजी अभियान शुरू किया है। अगली खबर, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 49वां लेखा दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने PFMS के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से आने वाले समय में अन्य सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे देश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य व्हील चेयर उपभोक्ताओं के जीवन में व्हील चेयर की भूमिका को सम्मान देना और उनकी सहायता करने वाले व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों के प्रति आभार प्रकट करना है।
ये दिन हमें समावेशी समाज की दिशा में काम करने और दिव्यांग जनों को समान अवसर देने की प्रेरणा देता है। इसी अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजीव अग्रवाल ने सुगमय यात्रा के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन से दिव्यांग जनों के व्हील चेयर मार्च को हरी झंडी दिखाई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए सार्वजनिक परिवहन और स्थानों को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाना है। व्हील चेयर मार्च के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने और समावेशी वातावरण बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत कैंपेन तो 2015 में शुरू हुआ था। मेन मकसद ये है कि हम कम्युनिटी को साथ लेके, एक्सपर्ट्स को साथ लेके शहर में घूमें, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, एयरपोर्ट हो, रोड्स हों, पार्क्स हों, शॉपिंग मॉल्स हों, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, टूरिस्ट प्लेसेस हों, आर्कियोलॉजी के कोई प्लेसेस हों, फोर्ट्स हों, मेन मंदिर, रिलीजियस प्लेसेस हों, अदर, इन सब पे ऐसी टीम्स जाएं, इनफॉर्मली घूमें, बहुत कोलैबोरेटिवली सबसे बातचीत करें, अवेयरनेस फैलाएं। और क्योंकि जब सामने वाला भी देखता है, चाहे वो रेस्टोरेंट ओनर हो या कोई भी हो, कि एक व्हील चेयर पे कस्टमर आ रहा है, एक ब्लाइंड कस्टमर आ रहा है, या कोई डेफ है, या और कोई इम्पेयरमेंट्स हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो लोग भी इनकी तकलीफ़ देखेंगे और बिल्कुल कमिटमेंट देंगे कि चलो जी, हम 1 महीने में, 4 महीने में जो आप कमी बताते हो उसको सुधारते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।